अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं सब लोग? वीडियो आ रहा? ठीक जी, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हैं? चलें जी, नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। अलीम भाई बस मुझे ये दे दें, माउस सिर्फ शायद है। हाँ, कैंसिल शेयर है ना? ठीक, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। थैंक यू। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा था। प्रिंटर्स के बारे में भी कुछ थोड़ा सा स्टडी किया था, शुरू किया था मेरा ख्याल प्रिंटर्स वाला टॉपिक। और मैंने ये इतना बता दिया था आपको कि वेरिएंट्स जो हैं, इन्हें वेरिएंट्स कहते हैं। ये मतलब मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए ना प्रिंटर्स की कुछ और टाइप्स भी बना दी गई। हालांकि एक्चुअली तो वो या तो इंकजेट प्रिंटर की शक्ल में, या लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल, ये सारा आपको मैंने समझाया भी था। अभी आज डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मतलब इंकजेट प्रिंटर्स को ही थोड़ा मॉडिफाई करके जरा ज्यादा अच्छी क्वालिटी के इंकजेट प्रिंटर्स बना के उनको स्पेसिफिकली नेम दे दिया गया फोटो प्रिंटर, जो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि फोटोज को ही प्रिंट करने के लिए ना यूज होते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर्स मतलब जरा स्मॉल साइज प्रिंटर्स जो हैं उनको हम कह देते हैं आमतौर पर, ये मतलब इनको कैरी करना आसान है। ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मतलब ये आजकल काफी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो असल में प्रिंटर भी है, उसमें स्कैनर को भी इंटीग्रेट कर दिया और फिर फोटोकॉपियर, और उसके अंदर वो एक मॉड्यूल ऐड कर दिया जिससे आप फैक्स का काम भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं। 3D प्रिंटर्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल से लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी, आपको बताया था, क्वेश्चंस भी आपके आए थे। ठीक है जी। लेकिन बस ये ज़रा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टडी है, आपकी स्टडी के स्कोप से ज़रा बाहर की चीज़ है। मतलब बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 3D। ठीक है, 3D प्रिंटर्स। तो बारह चलें जी, हम ज़रा फोकस हो जाते हैं। सबसे पहले आज प्रिंटर्स की जो टाइप्स हैं, जो हमने वो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो पढ़े थे, तो उसके अंदर सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर्स, उनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी वर्किंग ज़रा बता देता हूँ। एक बात ध्यान में रखनी, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हर वो प्रिंटर होगा जिसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर डेटा को प्रिंट कर देता है। या तो वो इंक को स्प्रे करता है, या फिर मैंने एक आपको मैकेनिज्म बताया था लेजर वाला, लेजर के जरिए से वो पाउडर्ड इंक को थ्रो करता है लेजर प्रिंटर जो है ना। तो ये इसके अंदर भी मैकेनिज्म जो है वो क्या है, मैकेनिज्म इसके अंदर बाय स्प्रेइंग इंक। तो इंकजेट प्रिंटर्स में मतलब कॉस्ट फैक्टर तो हर प्रिंटर के अंदर दो तीन ये फैक्टर्स जो हैं, जब भी आप कोई प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं तो ये जो है तीन फैक्टर्स हैं, इनको जरूर हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक तो हम इनकी देखते हैं इनिशियल कॉस्ट। इनकी इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट क्या है और फिर इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है। मतलब इसको जो सप्लाईज वगैरह या इसके अंदर कंज्यूमेबल मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं, या इसकी कोई रिपेयर वगैरह के ऊपर अगर खर्चा आता है, तो मतलब रनिंग कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट क्या है, और फिर हम देखते हैं स्पीड। हर प्रिंटर की ना जी स्पीड होती है। तो यूजुअली जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना जी, उनकी स्पीड होती है सीपीएस में या एलपीएम में। सीपीएस स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर्स पर सेकंड। स्लो होते हैं ना इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो वो तो ज्यादा डेटा नहीं प्रिंट कर सकते, तो फिर उनकी स्पीड को आमतौर पे मेजर किया जाता है किसके जरिए से, सीपीएस में कैरेक्टर्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, और एलपीएम लाइंस पर मिनट। ठीक है, या फिर लाइंस पर मिनट में ना, जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। लेकिन जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये फास्ट होते हैं, तो इनकी स्पीड को पीपीएम, पेजेस पर मिनट, यानी ये तो पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तीन यूनिट हैं इसकी स्पीड के। ठीक है जी, ये फॉर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और ये फॉर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा जी,
तीन फैक्टर्स हो गए, चौथा जो फैक्टर है वो है क्वालिटी। प्रिंट क्वालिटी जो है ना जी, प्रिंट क्वालिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉट जस्ट स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग की क्वालिटी क्या है, तो मतलब किस तरह का आउटपुट जो है ना ये प्रिंट करते हैं। तो उसके अंदर ये है कि मतलब ये जो है जो लेजर प्रिंटर है बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है, और इंकजेट प्रिंटर्स की भी अच्छी क्वालिटी है प्रिंट क्वालिटी। डॉट मैट्रिक्स की क्वालिटी लो होती है। तो जो क्वालिटी है उसको आमतौर पर मेजर किया जाता है डीपीआई में। अगर आप कभी मार्केट में प्रिंटर लेने जाएं तो शायद आपको क्वालिटी का प्रिंटर चाहिए, तो प्रॉबेबली वो आपको कहेंगे कि ये 1200 डीपीआई इस प्रिंटर की क्वालिटी है। तो इससे पता चल जाएगा आपको डीपीआई स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच। तो अब ये चार बातें तो जनरल मैंने आपको बता दी। जब भी कोई प्रिंटर सिलेक्ट किया जाता है तो देखा जाता है उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, उसको खरीदने की कॉस्ट, उसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, उसको चलाने की कॉस्ट, और उसकी स्पीड कैसी है आपके मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ठीक है, दैट्स फाइन। और क्वालिटी उसकी कैसी है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो क्वालिटी को भी देखा जाता है। चलें जी, अब जरा देखते हैं, अब हमें इनमें ये बताएंगे, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ये चीजें डिस्कस होंगी। लो परचेजिंग कॉस्ट, यानी इसका मतलब है इंकजेट का ये फायदा है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट के हवाले से ये बहुत अच्छा प्रिंटर है, मतलब कम पैसों में हम बाय कर सकते हैं। लो परचेजिंग कॉस्ट, हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट भी अच्छा है, लो जी क्वालिटी भी अच्छी है भाई इंकजेट की, और केपेबल ऑफ प्रिंटिंग फाइन एंड स्मूथ डिटेल्स। अच्छा क्वालिटी वाइज चलो जी ठीक है। केपेबल ऑफ प्रिंटिंग इन विविड कलर्स, गुड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स, यानी विविड कलर, मल्टी कलर्स आप कह लें, ठीक है जी, नेचुरल कलर, मल्टी कलर्स, ये इसका मीनिंग ले लें आप, ठीक है जी, यानी क्वालिटी वाइज ठीक है भाई। इजी टू यूज, इजी टू यूज है, रीजनेबली फास्ट है। अच्छा जी, स्पीड कब बस 100 है, मैं अभी टिक नहीं कर रहा स्पीड को, मतलब रीजनेबली फास्ट है, फास्ट नहीं लिखा, रीजनेबली फास्ट लिखा। आमतौर पर तकरीबन 1-2 पेजेस पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 1 पेज या 2 पेज, 3 पेज बस, तो ज्यादा ज्यादा फास्ट नहीं है, रीजनेबली फास्ट है, मतलब नॉर्मल है इसकी स्पीड। क्वाइटर देन डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स से तो क्वाइट है, लेकिन इनकी भी थोड़ा जो नॉइज होती है थोड़ी बहुत ना, जब ये इंकजेट प्रिंटर प्रिंट कर रहा होता है। हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात है भाई, नो वार्म अप टाइम। मतलब इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर का एक इशू है। लेजर प्रिंटर जब भी आप चलाते हैं ना जी, कभी आप फोटोकॉपियर की शॉप पे आप गए हो और वो उसकी फोटोकॉपी मशीन बंद हो, तो वो आपको जरूर कहेगा कि जनाब आपको कुछ 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो फोटोकॉपियर की मशीन चलाएगा और थोड़ा सा वो मशीन जो है ना, इट विल टेक सम टाइम, तो वो इसका कोई वार्म अप टाइम होता है। इसी तरह ये जो लेजर प्रिंटर है, इनको भी जब आप ऑन करते हैं तो थोड़ा सा चंद सेकंड ही हो चाहे, लेकिन एक थोड़ा सा एक वार्म अप टाइम होता है। ये नहीं कि आपने प्रिंटर ऑन किया और साथ ही प्रिंट दे दिया वो प्रिंट कर, नो, थोड़ा सा वार्म अप टाइम जो है वो उसके अंदर होता है। लेकिन इसमें वार्म अप टाइम नहीं, मतलब ये जैसे ही आपने ऑन किया प्रिंट दिया, साथ ही इसने प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी, वार्म अप नहीं करे, ठीक है जी। तो ये भी एक गुड इसमें क्वालिटी है। डिसएडवांटेजेस जल्दी जल्दी से देखते हैं। प्रिंट हेड इज लेस ड्यूरेबल, इसमें एक मसला है कि इसका जो प्रिंट हेड है, जो स्प्रे कर रहा है इंक, वो जो है ना खराब हो जाता है थोड़े कुछ वक्त, प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज, यानी वो थोड़ा सा जिस तरह कि हम वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए वो मार्कर नहीं यूज करते, तो मार्कर जो है ना वो फिर मतलब ज्यादा चलने के बाद उसकी टिप जो है ना वो बिल्कुल हो जाती है, डल हो जाती है, और वो मतलब अच्छा नहीं लिखा जाता ना। तो इसी तरह से इसका भी आउटपुट जो है ना, फिर वो जरा जब ये डैमेज हो जाए तो आउटपुट सही नहीं आता, तो वो इसका हेड जो है वो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है जी। प्रोन टू क्लॉगिंग, यानी इसको उसकी जो टिप है या उसका जो हेड है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट, दूसरा इसका नुकसान भाई, इसकी ना जी रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट में ये अच्छा नहीं है ये प्रिंटर। तो रनिंग कॉस्ट इज हाई, क्योंकि इसके अंदर जो इंक कार्ट्रिज लगती है, यानी इंक की जो डिब्बी लगती है इसके अंदर, ठीक है, मतलब जब इंक खत्म हो जाती है ना तो इसके अंदर एक कार्ट्रिज डलती है, कलर्ड इंक के लिए अलहदा और ब्लैक के लिए अलहदा, वो महंगी होती है। पुअर परफॉर्मेंस फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, ज्यादा प्रिंटिंग
ज्यादा पेजेस प्रिंट करने तो वहां पे ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, ठीक है जी। और इंक भी काफी ज्यादा यूज होती है। प्रिंटिंग स्पीड इज नॉट फास्ट, इसलिए मैंने स्पीड को भी टिक नहीं किया। तो प्रिंटिंग स्पीड भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इंक ब्लीडिंग, इंक कैरिड अवे, कैरिड साइडवे कॉजिंग ब्लर इफेक्ट ऑन सम पेपर। इंक ब्लीड मतलब इसके अंदर ये है कि इंक जो है ना वो फैल जाती है, बस ये आप जहन में रखें। लेकिन हर कागज के ऊपर नहीं फैलती, मतलब कुछ जो ऑन सम पेपर, कुछ पेपर ऐसे होते हैं। तो अगर अच्छा पेपर हो, अच्छे क्वालिटी का हो, इंक को जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले, उसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंक इज सेंसिटिव टू वाटर, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन कॉज ब्लरिंग। इसका एक ये भी नुकसान है कि जो इंकजेट प्रिंटर से जो कोई पेज प्रिंट किया गया हो, अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर कोई पानी का ड्रॉप भी गिर जाए तो वो जाहिर सी बात है वो उस इंक को, लेकिन लेजर के केस में ऐसा नहीं होता। पानी का ड्रॉप गिर भी जाए तो कोई मसला नहीं। वो लेजर जो है वो कागज के जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर वो इंक जो है वो उसके अंदर जम जाती है एक तरह से। हाइलाइटर मार्कर ऑन इंकजेट प्रिंटआउट्स आर प्रोन टू स्मजिंग। अच्छा, आपने इंकजेट प्रिंटर से कोई प्रिंट किया और उसके ऊपर आप हाइलाइटर फेरते हैं। अब होता क्या है कि हाइलाइटर वाली इंक और जो इंक जिससे प्रिंट हुआ है वो आपस में मिक्स होकर ना वो ऐसे एक फैल जाती है, इसे स्मजिंग कहते हैं। यानी वो आपस में एक मिल जाती है थोड़ी सी, और उन मतलब मिल के वो थोड़ी सी एक इफेक्ट इस तरह का आ जाता है कि वो फैल जाती है, तो इसे स्मजिंग असल में कहते हैं। ठीक है जी, लेजर प्रिंटर देखते हैं आप। तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते आमतौर पर, ज्यादातर लीम भाई देखिए। अच्छा अच्छा, अच्छा जी, आमतौर पर ये जो है ये जो प्रिंटर्स हैं ये कलर प्रिंटिंग के लिए बस यूज करते हैं लोग, इसको एवरीडे प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं करते। ये लेजर प्रिंटर हैं जी जो एवरीडे प्रिंटिंग के लिए, और वजह इसकी यही है कि इनकी जो रनिंग कॉस्ट है ना वो ज्यादा नहीं है इतनी, ठीक है जी। लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये फीचर है, लो कॉस्ट पर पेज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। क्योंकि पर पेज जो है वो कॉस्ट जो है इसकी कम आती है, तो इसलिए ये जो है ना ये एक गुड ऑप्शन है फॉर एवरीडे प्रिंटिंग। ठीक है जी। हाई रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन वही क्वालिटी ही की बात हो रही है कि इसके डीपीआई ज्यादा है। आमतौर पर 600 डीपीआई, 300 से लेकर 1200 डीपीआई, बल्कि इससे भी ज्यादा डीपीआई की क्वालिटी के प्रिंट जो है लेजर प्रिंटर दे सकता है। हाई प्रिंट स्पीड, स्पीड में भी ये अच्छा है, ठीक है जी। और रनिंग कॉस्ट भी जो है इसमें थोड़ा सा मैं टिक नहीं करूंगा कि इनिशियल कॉस्ट इसकी कम नहीं है, वो मतलब मॉडरेट टू हाई है, ठीक है जी। ये लिखा भी हुआ है मोर एक्सपेंसिव, ठीक है जी। तो इस हवाले से मैं इनिशियल कॉस्ट के परस्पेक्टिव में ये मतलब बहुत सूटेबल प्रिंटर नहीं है, लेकिन रनिंग कॉस्ट, स्पीड एंड क्वालिटी इस हवाले से बहुत। नो स्मीयरिंग, इसमें वो इंक वगैरह फैलने का और इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। लो कॉस्ट पर पेज होगी बात। प्रिंट आउट इज नॉट सेंसिटिव टू वाटर, ये भी मैंने आपको पहले भी कर चुका हूं बात। गुड फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटर, जो अभी बात कर चुका हूं, एवरीडे प्रिंटिंग के लिए ये अच्छी चीज है। मोर एक्सपेंसिव, वो मैंने बता दिया आपको कि इनिशियल कॉस्ट भी इसकी जरा ज्यादा होती है। एक्सपेक्ट फॉर हाई एंड मशीन लेजर प्रिंटर्स आर लेस केपेबल ऑफ प्रिंटिंग विविड कलर। पहली बात यह कि लेजर प्रिंटर जो है, मतलब जो कलर्ड लेजर प्रिंटर है ना जी, वो बहुत महंगे हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो लेजर, जो कॉमनली यूज लेजर प्रिंटर्स हैं, वो विविड कलर में यानी मल्टी कलर्स में जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। सिर्फ कुछ, यानी एक्सेप्ट फॉर हाई एंड मशीन, सिर्फ वो हाई एंड जो लेजर प्रिंटर्स है ना जी वो कर सकते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टोनर रिप्लेसमेंट, अच्छा जी, इसमें अगर इसमें एक कंटेनर होता है जिसमें इंक पड़ी होती है, उसे कहते हैं टोनर। अगर तो हमें सिर्फ इंक चेंज करनी है फिर तो कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ती, फिर तो लो कॉस्ट ही है। लेकिन जब कभी हमें टोनर को रिप्लेस करना पड़ता है ना, आखिरकार बार बार इंक उसमें फिल करने के बाद ना वो टोनर जो है वो डैमेज हो जाता है, मतलब उसकी भी एक लाइफ होती है। तो ये कंटेनर है समझो कि जिसके अंदर इंक डाली जाती है और फिर वो टोनर इसके अंदर लगा दिया जाता है। जब टोनर रिप्लेस करना होता है तो फिर पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। बल्कियर देन इंकजेट प्रिंटर साइज में जरा बड़े होते हैं और वार्म अप टाइम भी इसमें नीडेड होता है, ठीक है। चलें जी, ये तो कॉमनली आजकल यूज होते हैं प्रिंटर। लेकिन डॉट मैट्रिक्स तकरीबन ये अब खत्म हो गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैंने आपको बताया कहीं कहीं को पुराने जहां पे जिन इदारों के अंदर को पड़े हुए हैं वो कहते हैं चलो यार ये चलते जाएं, ठीक है जी।
और उन्होंने लेजर प्रिंटर्स भी लगा लिए हैं, जैसे बैंक्स वगैरह में वो जो बैंक स्टेटमेंट्स के लिए अभी भी मैंने देखा कि यही वाले प्रिंटर होते हैं, लेकिन जो ऑफिसेज में लोग एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं वो लेजर प्रिंटर यूज कर रहे हैं। कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म और कार्बन कॉपीज। इसमें एक बड़ा जो है वो फायदा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, एक फायदा है कि पुराने दौर में ना जी लोग एक करते होते थे, कॉपीज बनानी होती थी ना किसी भी पेज की, तो वो क्या करते थे, मतलब खुद से लिख रहे हैं तो तब भी कॉपीज बनानी है, तो एक व्हाइट पेज लगाया, नीचे कार्बन पेपर लगाया, फिर व्हाइट पेज। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कार्बन पेपर किस लिए यूज होता है। आजकल भी कुछ जगहों पे यूज होता है लेकिन बहुत कम हो गया। तो कार्बन पेपर और मतलब व्हाइट पेजेस, एक पेज पे आप लिखते जा रहे हैं, नीचे कार्बन पेपर लगा हुआ है, तो उसका प्रिंट समझो उसकी एक कॉपी दूसरे पेज पे भी आती जा रही है। तो इस तरह की प्रिंटिंग करने के लिए ये अक्सर यूज होते थे, क्योंकि इसमें वो डॉट डॉट लगा के और स्ट्राइक करके प्रिंटिंग करते थे, तो उस काम के लिए ये काफी। मल्टी पार्ट फॉर्म्स और कार्बन कॉपी, यानी एक ही फॉर्म के की 4 कॉपियां बनानी है तो एक ही प्रिंट होगी, लेकिन वो 4 ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, क्योंकि हमने पेज ही 4 इकट्ठे लगाए हुए होंगे और दरमियान में 3 कार्बन पेपर्स लगाए होंगे। लो प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज, इसमें भी इसका ये एक अच्छी चीज है इसकी कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बड़ा जो है वो बहुत कम थी वाकई। ये बहुत, मुझे याद है आज से मतलब कोई मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, यहाँ पे फैसलाबाद में है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद, तो वहाँ से मैंने शुरू किया अबाउट 20 ईयर्स पहले। तो वहाँ पे हमारे पास उस वक्त यही प्रिंटर होता था आईटी डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। तो वो बड़ी उसकी नॉइज होती थी, लेकिन वो कॉस्ट बहुत कम होती थी, मतलब पूरा महीना आप चलाते रहे, प्रिंट करते रहे, और उसमें एक रिबन डलता होता था 50-60 रुपए का, मुझे याद पड़ रहा है। तो लो प्रिंटिंग कॉस्ट, ये इसका बहुत एक ड्यूरेबल भी थे, रिलायबल भी थे, ठीक है जी, काफी अच्छा काम करते थे उस दौर के परस्पेक्टिव से, ठीक है जी। और इसमें एक और बड़ा फायदा था कि आजकल जो प्रिंटर्स है ना उसके अंदर कटी हुई शीट्स, यानी शीट्स होती हैं जिसमें हर पेज अलग अलग है, लेकिन उस वक्त मिलते होते थे रोल भी मिलते थे, कागज का एक रोल मिल जाता था, वो जस्ट रोल लगा देते थे इसके साथ, और वो मतलब कंटिन्यूस शीट्स के ऊपर भी ये प्रिंट कर सकते थे। ये भी एक फायदा। आमतौर पर ये कोई कोई बड़ा डाटा प्रिंट करना है तो उसको, मतलब कोई नक्शा बड़ा प्रिंट करना है जो कि 2-3 कंटिन्यूस पेजेस पे आएगा, तो इस तरह के कामों के लिए ये काफी यूजफुल होता था। बैंक्स में तभी ये, वो बैंक स्टेटमेंट्स के लिए ये यूज होता है, क्योंकि आमतौर पर वो काफी सारी रोज में डेटा होता है, तो इसलिए ये यूज होता है। नॉइजी है जी, नॉइजी है, लिमिटेड प्रिंट क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी बस एक नॉर्मल लेवल की है, लो प्रिंटिंग स्पीड, स्पीड भी कम है, और कलर प्रिंटिंग जो है वो तकरीबन ये नहीं करते। इस तरह होता था कुछ में कि 2 कलर्स में प्रिंट कर देते थे, 2 रिबन लगे होते थे ऊपर नीचे, इस तरह के करके होता था, लेकिन बहुत मैंने तो वैसे नहीं देखा कि जो ब्लैक प्रिंटर ही ज्यादातर देखे। थर्मल प्रिंटर मैंने आपको बताया भी था, ये आजकल वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर, सुपर स्टोर्स के ऊपर भी काफी यूज हो रहे हैं। लो रनिंग कॉस्ट, इंकलेस, इनमें इंक नहीं होती, कोई इंक नहीं इस्तेमाल होती। तो इसके अंदर आमतौर पर अगर आपके पास कोई, मतलब किसी शॉप से आपने कोई चीज खरीदी है, तो आपके पास कोई अगर रिसीट वगैरह पड़ी हो, चले मेरे पास ये है, मैंने अच्छा ये क्रेडिट कार्ड का कोई पेमेंट है, तो ये इसके अंदर ये जो प्रिंट हुआ है, ये एक समझे क्रेडिट कार्ड मशीन के साथ ही एक थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है, तो ये असल में किसी इंक से प्रिंट नहीं हो रहा होता, बल्कि ये इसको क्या किया जाता है, आमतौर पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर, क्रेडिट कार्ड वाले में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो आमतौर पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर आपको जो रिसीट वगैरह मिलती है, अगर आप देखें तो वो रिसीट आपकी कुछ दिनों बाद ना क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप चेक कीजिएगा, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है ना, अगर आप थोड़ी देर उसको वो किसी दूसरे कागज के साथ ही ऐसे जरा रगड़े, तो वो ऊपर जो कुछ भी है वो जो है वो मिट जाएगा। तो असल में होता क्या है, असल में जो भी आपको उस रिसीट के ऊपर जो कुछ लिखा आता है ना, वो असल में कागज को बर्न किया जाता है उस हिस्से से थोड़ा थोड़ा, तो जहां जहां बर्न किया जाता है वहां पे वो जो है कागज के ऊपर डेटा प्रिंट हो जाता है। तो थर्मल प्रिंटर इस तरह से काम करता है। हाई स्पीड, स्पीडी होता है, क्वालिटी आउटपुट जो है वो अच्छा आउटपुट है, और इसमें कोई इंक यूज नहीं होती, इसलिए वो इंक फैलने का चक्कर ही नहीं होता। लो नॉइज
और इसकी आवाज भी ज्यादा नहीं होती। अब इसमें वैक्स पेपर डिफिकल्ट टू राइट ऑन। इसमें पहली बात तो ये कि जो पेपर होता है ना, अगर आप चेक करें तो वो होता है बड़ा ग्लॉसी सा, बड़ा शाइनी सा। वैक्स उसके ऊपर, असल में वो उसके ये जो कागज होता है इसके ऊपर वैक्स होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, तभी वो जहां से वो बर्न होता है वो वैक्स बर्न होके तो वो थोड़ा सा कलर सा, ब्राउन सा कलर या डार्क कलर दे देती। ठीक है जी। तो इसके ऊपर लिखा नहीं जा सकता कैन प्रोड्यूस केमिकल ऑर्डर। फिर इसके अलावा इसके जो जो है ना, इसकी स्मेल भी थोड़ी सी होती है वो वैक्स की। कैन डार्कन इफ एक्सपोज टू हीट आफ्टर प्रिंटिंग। और अगर इससे हमने कोई डाटा प्रिंट किया और इसको हम जो है हीट में रख दें तो जो है वो और ज्यादा डार्क हो सकता है जो आउटपुट है, तो वो मतलब और दूसरे हिस्से भी डार्क हो सकते हैं, क्योंकि वही मसला कि आपकी पूरी जो वो रिसीट होगी वो फिर डैमेज हो जाएगी। जहां जहां वैक्स लगी हुई है ना, जब उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ेंगी वो डार्क हो जाएगा। प्रिंटेड आउटपुट डिटीरिएट्स रिलेटिवली क्विकली। जो आउटपुट आपका होता है वो वक्त के साथ साथ वो डिटीरिएट होता रहता है, यानी तबाह होता रहता है, यानी खराब होता रहता है। वो भी मैंने अभी आपको बताया इस तरह, ये इसकी रीजन। ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है प्रिंटर्स वाला टॉपिक हो गया। मैं एक दो क्वेश्चन बस लूंगा, वो अगला टॉपिक शुरू करने लगे हैं स्टोरेज डिवाइस का। दो क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन अगर जहन में आ रहे हैं तो सबका ही फायदा हो जाता है ना उस क्वेश्चन से, कोई नई बात सबको समझ आ जाती है। 2 क्वेश्चन लूंगा जी। प्रिंटर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ रहे हैं। सर, जो आजकल इस्तेमाल होते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए, जो हमारे फोटो कॉपीज होती है, कलर कॉपी होती है आईडी कार्ड्स की, और ये जी इनमें जी, कौन सा होता है यूज प्रिंटर? ये लेजर प्रिंटर ही होते हैं। मतलब वो बहुत महंगे होते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग पर्सनली घर में नहीं अफोर्ड कर सकते, स्मॉल बिजनेसेस में अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने तो हर कॉपी के पैसे चार्ज आपसे कर लेने होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहां पे आमतौर हाई पर क्वालिटी कलर्ड लेजर प्रिंटर यूज होते हैं, स्पेशल किस्म के, और जो वेरी मच एक्सपेंसिव। ठीक है। जी तवस्सल अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थर्मल के डिसएडवांटेजेस ये जरा दोबारा बता दें। थर्मल लास्ट के टू। डिसएडवांटेजेस, लास्ट टू। कैन जी सर। डार्कन इफ एक्सपोज टू हीट आफ्टर प्रिंटिंग। आपने आप किसी शॉप पर जाएं और वहां से वो जो बिल नहीं होता, जो आपको एक छोटा सा रिसीट दे देते हैं, यस सर। उसको आप सख्त धूप में, जब ज्यादा धूप हो, आजकल तो भाई धूप बहुत होती है, गर्मी का के दिन चल रहे हैं, तो उसमें जब आप रखेंगे तो आपका कागज डार्क हो जाएगा, जहां पे धूप उस पे स्ट्रेट बहुत ज्यादा पड़ रही होगी। ठीक है जी। तो यस वो, सर। या कहीं पे हीट है, आग के करीब आप लेकर जाएंगे उसको, तो आपका पूरा वो कागज वहां से जलेगा नहीं, ब्लैक हो जाएगा। दूर रखना है, करीब जलाना नहीं है उसको, करीब ही लेके जाएंगे तो यस आपका डार्क होना शुरू हो जाएगा कागज। ठीक है जी। सर। और लास्ट पॉइंट में ये यस लिखा हुआ कि इसके ऊपर जो आउटपुट प्रिंट किया गया होता है वो वक्त के साथ साथ वो आउटपुट डैमेज होना शुरू होता रहता है, यानी वो हल्का होना शुरू, उसको चलो मैं आप सिंपल वर्ड्स में मैं कह देता हूँ कि वक्त के आप एक इसकी प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि आपने कोई मार्केट से, शॉप से कोई चीज खरीदी, उसका बिल लिया, उसको आप अपने वॉलेट में, यस पर्स में आप डाल लें। आप 4-5 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो वो जरा वो बहुत लाइट हो चुका होगा आउटपुट जो है। क्यों? क्योंकि वो जो पेज है वो दूसरे पेजेस के साथ जब रब होता है तो वो उसके ऊपर जो इंक होती है ना वो उतरना शुरू हो जाती है, समझ रहे? तो इस तरह से वो डिटीरिएट हो जाता है। यस सर। चलो जी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये एक ओके स्टूडेंट है सर, थैंक मुनीब रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर आगे शुरू करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हम प्रिंटर लगाते हैं तो वो सर आपने कहा कि हीट होती है तो हीट के जरिए वो लिख देते हैं लफ्ज, वो किस तरह सर लिखते हैं वो थोड़ा सा वो डिटेल में मतलब थोड़ा वो बता ऐसे दें। ही है ना कि यार देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मतलब कंप्यूटर के अंदर तो या प्रिंटर के अंदर तो ये काम बहुत एक जो है सोफिस्टिकेटेड मैनर में, और बड़ा बहुत हल्का सा कोई उसके अंदर शायद कोई पॉइंट होगा, कोई पिन होगी या कोई इस तरह की जिसमें से ऐसे कोई हीट
वेव निकलेगी। तो इसको आपको समझाने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक कागज है और एक ना आपके पास वो है कैंडल है, कैंडल, समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर एक जी। कागज है और कैंडल के ऊपर मैं कहता हूँ कागज से कैंडल को की आग से टच भी नहीं करना कागज को, और कागज को बिल्कुल कैंडल का जो शोला है उसके बिल्कुल टॉप पे रखना है और इस तरह से रखना कि ए लिखा हुआ बन जाए। तो जहां जहां से थोड़ा थोड़ा कागज हीट अप होगा वहां पे ए का वो निशान सा बन जाएगा। ओके। क्या ख्याल है, ऐसा जी हो सकता है ना? हो सकता है सर, हाँ, तो बिल्कुल ये हो तो सकता कागज की बात हो रही है, आम कागज की, जिसके ऊपर कोई वैक्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इसके अंदर तो जो कागज यूज होता है उसके ऊपर एक मोम की वैक्स, मोम को कहते हैं, मोम की या वैक्स की तय चढ़ी होती है। उसको जैसे ही हीट थोड़ी सी मिलती है वैसे ही वो वैक्स जो है ना डार्क हो जाती है और वहां पे वो आउटपुट जो है वो कागज के ऊपर आ जाता है। है। क्लियर? सर अगर, जी सर, अगर 5 दिन बाद हम उसे दोबारा देखें, अगर हम दोबारा हीट दें वो फिर डार्क हो जाएगा? फिर डार्क हो जाएगा। वही ये जो अभी पूछ रहे थे कि ये वाला पॉइंट सर क्या है, वो यही तो है ना, कैन ओके डार्कन इफ एक्सपोज टू हीट। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जी स्टोरेज डिवाइसेस। दिस इज द लास्ट टॉपिक। अच्छा हाँ, फिर सॉफ्टवेयर का शुरू, हार्डवेयर का ये लास्ट टॉपिक है। तो इसको भी अभी आज हमने कंप्लीट करना है और कोशिश करनी है सॉफ्टवेयर का भी टॉपिक शुरू कर लें। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस, शुरू शुरू में बिल्कुल अर्ली डेज में 50s में कंप्यूटर्स जो बने उनमें स्टोरेज डिवाइसेस होती ही नहीं थी। बस कंप्यूटर को आउटपुट, ये अर्ली डेज की बात कर रहा हूं, अभी समझो कि कंप्यूटर मार्केट में नहीं आया। जो एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट जब कंप्यूटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कंप्यूटिंग डिवाइस है, उनका कॉन्सेप्ट यही था कि बस इनपुट डिवाइस है और प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेस करेंगी और आउटपुट दे देंगी, बस दैट्स फाइन। ये वो जब तजर्बाती तौर पे कंप्यूटर पे काम हो रहा था, ठीक है, इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं अभी स्टार्ट हुई थी। तो लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा नहीं, कंप्यूटर को ये भी चाहिए कि ये डाटा को सेव करके भी रखे, महफूज करके भी रखे, और इवन जिस डाटा को प्रोसेस कर लिया उसको भी सेव करके रखे, सो दैट कि वो फ्यूचर में यूज हो सके। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो है वो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि स्टोरेज डिवाइसेस को ऐड किया जाए और स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए से भी कंप्यूटर जो है वो अपना मतलब डेटा को स्टोर करके रखे, सो दैट डेटा कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अब स्टोरेज डिवाइसेस को देखते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस असल में डेटा को जो है स्टोर करना बुनियादी तौर पर इसका मकसद है, लेकिन कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी हैं जैसे रैम है ये, ठीक है जी, इसके अंदर ये रैम की कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी हैं। रैम इज अ प्राइमरी स्टोरेज। बस याद रखना है, ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिनके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है वो प्राइमरी स्टोरेज, जो उससे कम नेसेसरी है लेकिन वो भी नेसेसरी है उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, और जो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हम उनको ऑन नीड बेसिस यूज करते हैं, तो वो है टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एंड पे अलहदा से बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, ऐसी डिवाइसेस जिनके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्राइमरी स्टोरेज, उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेकिन टू सम एक्सटेंट इसके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है जी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बगैर चल सकता है। अभी सिर्फ मैं कह रहा हूं चल सकता है, ठीक है जी। रैम लगी हुई हो ना कंप्यूटर में तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है, चल जाता है, लेकिन मैसेज दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहां रखेंगे, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में रखेंगे, इसका मतलब इसकी भी जरूरत होगी। ये दोनों तो जरूरी है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो भी बताते हैं आपको। और टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस वो हैं जिनकी जो नॉट कॉमनली रिकॉग्नाइजेबल एज प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी ये जरूरी नहीं है, ये नीड बेसिस के ऊपर कहीं यूज की जा सकती हैं स्पेशल केसेस में, तो वो मैं बताऊंगा आपको। पहले प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, जिनके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, उन्हें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और ये नियर टू सीपीयू, सीपीयू के करीब करीब ही अटैच होती हैं, कहीं
इंटरनल टेम्परेरी स्टोर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ठीक है जी, ये डायरेक्टली सीपीयू के लिए एक्सेसिबल होती हैं, दैट अलाउज इट टू प्रोसेस डाटा, और जो इसको प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है जी, क्लियर है ना? रैम का तो कितनी डिटेल से आपको बताया था। वॉलेटाइल बाय नेचर, अब इसके अंदर रैम भी है और रोम भी है, लेकिन अगर हम रैम की बात करें तो वो वॉलेटाइल है, ये इसके बारे में सारा आपको बताया हुआ है। स्मॉलर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टोरेज से बहुत कम होती है। जैसे आजकल हमारे जो आमतौर पर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें 4 GB रैम होती है, लेकिन हार्ड डिस्क 500 GB होगी। तो यानी ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये 500 GB तक होती है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो ज्यादा होती है। तो ये उसके मुकाबले में ये कैपेसिटी इसकी कम होती है, लेकिन ये जो है सेकेंडरी और जो है टर्शरी हर स्टोरेज से ये फास्ट होती है। ठीक है जी, क्लियर? लो जी, इतना तो पता चल गया। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रोम भी होती है, वही बायोस रोम। ठीक है, याद है आपको बताया था बायोस रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर बस कुछ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली सेव कर ली जाती हैं, जो कि कंप्यूटर को आमतौर पर जो है वो अपने कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए वो यूज होती हैं। और उसके बाद फिर है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के बारे में भी काफी डिटेल से बताया था। तो ऑल दीज रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी, दीज आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। यहां तक तो ये चीजें पहले भी हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, इसलिए मैंने मतलब उसको थोड़ा रिव्यू ही किया। अब सेकेंडरी स्टोरेज के पास आ जाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये यूजुअली टेम्परेरी होती है, एक्सक्लूडिंग रोम। बस रोम को सिर्फ मैं एक्सक्लूड करता हूं, वरना रैम भी और कैशे मेमोरी भी ये टेम्परेरी होती है। बस इनमें डाटा उतनी देर तक ही रहता है जितनी देर तक कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो साथ ही डाटा लॉस हो जाता है। सो दीज आर टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, बट डाटा कुछ देर के लिए बस इसके अंदर स्टोर रहता है। ठीक है जी, टेम्परेरीली स्टोर होता है। क्लियर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑलवेज परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। ये हमेशा परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है, यानी इनके अंदर डाटा हमेशा जो है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है। और ये क्या इनके अंदर डाटा या प्रोग्राम्स, ये आगे पॉइंट आएगा, इनमें कंप्यूटर के अंदर वो डाटा जो कि आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपने यूज करना है वो रखा जाता है, या कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सेकेंडरी स्टोरेज डिफर फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज इज दैट इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। वो भी आपको बताया था, डायग्राम बना के याद होगा कि सीपीयू के साथ जो डायरेक्टली अटैच होती है जो मेमोरी, वो रैम होती है, और फिर उसके बाद रैम से आगे कनेक्ट होती है स्टोरेज डिवाइस। वो याद होगा, मैंने एक डायग्राम खुद से आपको बना के बताई थी। ठीक है, तो ये स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर वो करंटली यूज वाला डाटा नहीं होता, इसमें तो मतलब पिछले साल वाला डाटा भी इसमें पड़ा हुआ है और अभी वाला भी डाटा पड़ा हुआ है, जो आपने फाइलें अभी कुछ 1-2 घंटे पहले स्टोर की। लेकिन रैम में कौन सा है? वो जो अभी टाइप कर रहे हैं, जो एक्टिव डाटा है, जिसको कंप्यूटर अभी प्रोसेस कर रहा है। ठीक है जी, तो फिर इसमें कौन सा डाटा होता है? इसमें आमतौर पर मैंने आपको 2 चीजें बताई, डाटा एंड प्रोग्राम्स। ये है डॉक्यूमेंट्स है डाटा, म्यूजिक फाइल्स भी डाटा है, ईमेल्स भी डाटा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये प्रोग्राम है। इसके अलावा और भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये भी प्रोग्राम्स है। तो 2 पॉइंट्स याद रख लें, डाटा एंड प्रोग्राम। आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है? डाटा एंड प्रोग्राम्स। ये नॉन वॉलेटाइल है, इसके अंदर कंप्यूटर को हम ऑफ भी कर देंगे तो इनके अंदर जो भी डाटा होगा वो महफूज रहेगा, वो सेव रहेगा। ठीक है जी, लोकेटेड फर्दर फ्रॉम सीपीयू देन प्राइमरी स्टोरेज। ये सीपीयू से भी थोड़ा सा दूर पड़ी होती हैं, फर्दर फ्रॉम सीपीयू देन प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के बजाय ये सीपीयू से जरा दूर होती हैं, एंड नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, और ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, देयरफॉर टेक्स लॉन्गर टू एक्सेस। इनको एक्सेस करने में जरा टाइम ज्यादा लगता है। हाउएवर
इज मच लार्जर देन प्राइमरी स्टोरेज। जाहिर सी बात है, जो भी मेमोरी, जो भी स्टोरेज सीपीयू के करीब होगी उसको वो जल्दी से एक्सेस हो जाएगी, और जो दूर होगी जाहिर सी बात है इट विल टेक लॉन्गर टाइम। क्लियर है? लेकिन बस ये इसका फायदा है, ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। लो जी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का कुछ पता चला, आगे इनकी एग्जांपल्स आएंगी। अब एग्जांपल्स हैं, मैंने तो अभी बताया था कि जी आमतौर पर कंप्यूटर्स में स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कंप्यूटर्स में 500 GB या 1 TB इतना, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ कि जी 2 TB तक भी लोग आजकल आमतौर पर हार्ड डिस्क जो है वो यूज कर रहे हैं। वाकई सही बात है। ठीक है जी, 40 GB से 2 TB तक ये हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क। ठीक है, क्लियर है? 4 GB से लेकर 2 TB तक हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। फ्लैश मेमोरी, इसके अलावा फ्लैश, ये जो जिसको हम USB ड्राइव कहते हैं, असल में इसका नाम, सही नाम फ्लैश मेमोरी है। USB नाम तो इसका इसलिए पड़ गया, लोगों ने इसको USB कहना शुरू कर दिया, इसका असल नाम USB नहीं है। क्योंकि जिस पॉइंट पर कंप्यूटर में ये हम फ्लैश मेमोरी लगाते हैं ना भाई, उस पॉइंट को कहते हैं, उस पोर्ट को, उस पॉइंट को कहते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे लगाते हैं, USB पोर्ट होती है असल में वो, जिस जगह पे लगाते हैं, तो बस इसी वजह से इसको कहना शुरू कर दिया गया USB ड्राइव। ठीक है जी। उसके बाद है जी फ्लॉपी डिस्क, CDs, DVDs, ब्लू रे ड्राइव, तो ये भी यूज होती रही, बस इनको थोड़ा सा ज़हन में रख लें। ये मैं, उसके बाद आगे है क्लाउड ड्राइव, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क बस बता देता हूँ कि बहुत थोड़ा सा डेटा स्टोर होता था। मुझे याद है मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, MSc कर रहे थे हम, तो उस वक्त हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती थी 1.44 MB, तकरीबन 1.5 MB, 1.5 MB तकरीबन, इतना डेटा सिर्फ स्टोर होता था। और ये 20-25 रुपए की, 30 रुपए की आ जाती थी, मुझे याद है। तो हम अपनी असाइनमेंट अपने कंप्यूटर पे कोई असाइनमेंट बनाई, और उसको, उस वक्त कोई USB ड्राइव्स नहीं होती थी, तो फ्लॉपी डिस्क में वो कॉपी करते थे, कॉपी करके वो टीचर को दे देते थे, उस पर अपना नाम लिख के ना। तो इस तरह ये फ्लॉपी डिस्क पे डेटा कॉपी करते होते थे, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1.44 MB। फिर CDs तो अब आजकल भी है मार्केट में, अबाउट 700 MB डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, राइटेबल CDs भी मिलती हैं जिन पे आप खुद राइट कर सकते हैं। DVD में तकरीबन जो है वो 4 GB तक डेटा स्टोर हो जाता है। ये ब्लू रे डिस्क में 20 से 30 GB तक डेटा स्टोर हो जाता है। बस आपने इसमें ये याद रखना, इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, इन तीनों में ये याद रखना कि एक ही मतलब साइज होता है इनका, लेकिन तीनों की टेक्नोलॉजी जरा डिफरेंट है। बस इसमें जरा कम, इसमें इससे ज्यादा, इसमें इससे ज्यादा, लेकिन सेम साइज होता है तीनों का, CD, DVD और ब्लू रे का। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इसी वजह से इसमें ज्यादा डेटा स्टोर हो जाता है। ब्लू रे की जरा रिफाइंड टेक्नोलॉजी है, DVD की जरा उससे कम रिफाइंड है, और CD की जरा सबसे कम रिफाइंड टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक टेप काफी पुराने, मतलब मैंने भी कभी, मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए कंप्यूटर्स को यूज करते हुए। 95 से मैं कंप्यूटर्स को यूज कर रहा हूँ, पहले खुद पढ़ते रहे, पढ़ा रहे हैं 20 ईयर्स से तकरीबन। तो मैंने भी अपनी लाइफ में 25 ईयर्स में नेवर आई हैव यूज्ड दिस मैग्नेटिक टेप, लेकिन मैग्नेटिक टेप्स 20-25 साल पहले यूज होती थी। तो मुझे ये याद पड़ रहा है कि अबाउट 21 ईयर्स अगो MSc में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारा एक यूनिवर्सिटी का विजिट हुआ, इब्राहिम वालों का जो है इधर सिविल लाइन में, तो इब्राहिम टेक्सटाइल वालों का था मेरा ख्याल, इब्राहिम ग्रुप वालों का कह लें, उनका काफ़ी बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो उन्होंने फिर बताया कि जी ये हमारे कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा का बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप्स यूज करते हैं। तो ये होती थी, जैसे आप अपने पेरेंट्स से किसी से पूछेगा ऑडियो कैसेट्स कैसी होती थी, ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट्स आज के 20 साल पहले यूज होती थी। उसमें एक रिबन सा होता था ऐसे करके ना,
तो ऐसी होती थी, ये मैग्नेटिक टेप की कैसेट्स होती थी, वो कंप्यूटर में डालते थे और उस पर डेटा स्टोर होता था। चलो जी, ये तो जरा हिस्टोरिकल बहुत पुराना, लेकिन ये लेटेस्ट क्लाउड ड्राइव, ये अभी आपको बताऊंगा, पेपर में पूछा भी जा सकता है। क्लाउड ड्राइव को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आजकल के दौर का बड़ा ही हॉट टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, अच्छा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये अब जो मैं बात बता रहा हूं इसको जहन में रखना है, तो कोई भी आपसे पूछेगा आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सकेंगे। तो आपने ये कहना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है जी? प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू नेटवर्क लाइक इंटरनेट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि अगर आप कंप्यूटिंग की सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं, कंप्यूटिंग की इक्विपमेंट्स इंटरनेट के जरिए से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मेरे कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन मुझे गूगल वाले कहते हैं कि हमारी गूगल ड्राइव भी आप यूज कर लो, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, 10 GB तो फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट चल रहा होगा ना जब, तभी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो वो जो गूगल ड्राइव है वो असल में क्या है जी? क्लाउड ड्राइव। ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस होगा कंप्यूटिंग का, जब हम क्लाउड ड्राइव को यूज कर रहे होंगे या गूगल ड्राइव को यूज कर रहे होंगे, तो इस अमल को कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस। गूगल वाले हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ये कंप्यूटिंग सर्विसेज, हम क्या कर रहे हैं? इन कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, यानी हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और गूगल वाले हमें वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लाउड ड्राइव का पता चल गया। ऐसी स्टोरेज ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में ना हो, बल्कि आपको कोई इंटरनेट की कंपनी कहे कि ये ड्राइव है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये असल में आपको नजर आएगी लेकिन है मौजूद हमारे किसी सर्वर के ऊपर है, हमारे किसी कंप्यूटर पे, ऐसी ड्राइव को कहेंगे क्लाउड ड्राइव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टर्शियरी स्टोरेज। टर्शियरी स्टोरेज इज नॉट एज कॉमनली recognizable as प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब ये आम कंप्यूटर्स में आप देखेंगे तो कोई टर्शियरी स्टोरेज नहीं होगी, एज दे में नेवर इनकाउंटर इट, कि आम कंप्यूटर में इस तरह की चीज की जरूरत ही नहीं होती। टर्शियरी स्टोरेज typically involves a robotic mechanism that mounts, insert and dismount removable storage media into a storage device, often used for archiving rarely accessed information as it is much slower than secondary storage। पहली बात तो यह है कि ये बहुत स्लोअर स्टोरेज डिवाइस होती है और ये आम कंप्यूटर्स में नहीं होती। और ये होती फिर कहाँ है? ये स्पेशल किस्म के कंप्यूटर्स के अंदर होती है जहां पे डेटा को आर्काइव करना हो, या आप इसको कह लें डेटा का बैकअप लेना हो। ऐसा डेटा जो बहुत पुराना हो गया और उसका यूज ही नहीं हो रहा, तो होता क्या है कि इस तरह के जो स्पेशल सर्वर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ही एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ होता है, वो उस टर्शियरी स्टोरेज में जिसमें डेटा कॉपी हो गया उसको उतार देता है और एक नई टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस जो है ना वहां पे लगा देता है ताकि डेटा फिर इसमें कॉपी हो जाए। ये स्लो डिवाइसेस होती हैं और इनका काम सिर्फ ये होता है कि एक्चुअल डेटा जो किसी स्टोरेज डिवाइस पे, जो आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर हो रहा होता है, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रख ली जाती है कि अगर कभी ये डेटा यूज, इसकी कोई जरूरत पड़ी तो इसकी कॉपी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई होगी। ठीक है जी। प्राइमरीली यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली लार्ज डेटा स्टोर, जहां पे डेटा बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, जैसे गूगल वगैरह के सर्वर्स हैं, विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर। इन कोई इंसान नहीं इनको माउंट या डिसमाउंट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना माउंट एंड डिसमाउंट, इससे परेशान नहीं होना। माउंट का मतलब है कि इस डिवाइस को लगा देना और डिसमाउंट का मतलब है डिवाइस को उतार देना। तो रोबोटिक आर्म ही होता है जो खुद ही लगा देता है और उससे डिसमाउंट भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये कॉमन कंप्यूटर्स के अंदर यूज होने वाली डिवाइस नहीं है। ठीक है। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस, अच्छा ऑफलाइन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है,
बस आप ये याद रख लें। इसका मैं तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर कोई डिवाइस, मतलब मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एक हार्ड डिस्क लगी हुई है और ये ना मैं इसके अंदर अपनी लेकिन मैं ये कभी भी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं करता, है इसमें मेरी कंपनी का ही डाटा, लेकिन इसमें मैं कंपनी का जब मुझे जरूरत होती है, मैं कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा मुझे पता है यहाँ पे पड़ा होता है, मैं उसकी कॉपी इस डिवाइस को लगाता हूँ, इसकी कॉपी इस डिवाइस में लेता हूँ और लेने के बाद इसको एक स्पेशल रैक में रख देता हूँ। ऐसी जो डिवाइस होगी उसे हम कहेंगे ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस, जो कि किसी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होती। ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो जब वो अटैच है तो वो ऑनलाइन हो गई, जब वो अटैच नहीं है तो वो ऑफलाइन हो गई। ठीक है जी, ऑफलाइन। ठीक है, आपको इंटरनेट से भी कनेक्टेड होते हैं तो मैसेज आ रहा होता है ऑनलाइन, जैसे डिस्कनेक्ट होते हैं मैसेज आ जाता है ऑफलाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस का डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज that is not under the control of a processing unit. The medium is typically recorded on a secondary or tertiary storage device which is physically mount or disconnected. यानी मतलब ये ऐसी डिवाइस है जिसको बस कंप्यूटर के साथ अटैच किया और डाटा अपनी मर्जी का कॉपी किया, करने के बाद इसको जो है वो हमने कहीं पे रख दिया, प्लेस कर दिया, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी, इसके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, इंसानी एफर्ट की जरूरत होती है। ठीक है जी, क्लियर है? With offline storage being physically separate from computer, it can be used to increase general information security. ठीक है, वही बात आपको सारी सामने आ गई मेरा ख्याल है। ये आमतौर पर हम ऐसा करते क्यों हैं? सिक्योरिटी के, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हमारा डेटा महफूज है ऑन ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस, तो मोर सिक्योरिटी हमें ये जो है वो इससे मिलती है। सॉफ्टवेयर, लो जी अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर का। चलो बस सॉफ्टवेयर का मैं अभी बता देता हूं, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहां पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है और मैंने आपको बड़ी आसान डेफिनेशन बताई हुई है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which tells the computer what to do, या set of instructions according to which a computer work are known as a software। तो यहां पे भी कुछ वैसी डेफिनेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज ए सेट ऑफ मशीनरी बट रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वही बात होगी। दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, वही बात होगी जो जिनकी बिना पर हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है, काम करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, समझे? मैं तो समझता हूं ये 2 ही हैं मेजर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जो बनाने के लिए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाने हैं, इनको बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज होंगे, उनको कहेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो असल तो फिर बात वही हुई कि सॉफ्टवेयर फिर कौन से हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अभी मैं 5 मिनट आपके क्वेश्चंस लूंगा, 5 मिनट्स जी। 5 मिनट में कोई क्वेश्चन 2-3 पूछना चाहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से, वो पूछ लें। इंशाल्लाह कल फिर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक आगे चलेंगे जी। अब्दुल रहमान जी। जो मैग्नेटिक डिस्क थी जो हम जी। यूज करते थे गाड़ी में, कैसेट्स गानों वगैरह के लिए, हाँ ये वही है चीज ना, वही है टेप, मैग्नेटिक टेप वही है, बिल्कुल उसी टाइप की होती थी। मतलब वो कंप्यूटर के लिए जरा अलहदा किस्म की बनी होती थी, वो जो गाड़ी में लगाते होते थे कैसेट, जो जिसे कहते थे। ठीक है, ऑडियो कैसेट होती थी, तो मतलब वो 20 साल पहले तकरीबन होती थी कॉमन, तो अब तो मैंने नहीं देखी। तो गाड़ियों में थी पहले, हाँ हाँ अब पहले तो होती थी, सीडीज आ गई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो वो वाली उसी टाइप की कंप्यूटर की भी होती थी, थोड़ी सी जरा उससे साइज में बड़ी होती थी। ठीक है जी, लेकिन वही उसी तरह से उसमें भी एक वो, उसे क्या कहेंगे यार, रील कहेंगे या उसको टेप कहेंगे, जो भी है। ठीक है, तो इस टाइप की होती थी। ठीक है, और बड़ी स्लो होती थी भाई,
कंप्यूटर में मेरे एक दोस्त वो मजाक में कहते थे, मैं आपको बताता हूँ कि वो उसमें डेटा स्टोर करना और मतलब उसमें डेटा पिक करना बड़ा स्लो होता था। मैंने भी नहीं यूज की, मैं आपको बता रहा हूँ, 25 साल मुझे हो गए काम करते हुए, लेकिन मैंने भी नहीं यूज की। मेरे एक दोस्त थे जो मुझसे भी पहले जरा कंप्यूटिंग की फील्ड में आ गए थे, वो बताते थे, कहते यार वो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती थी ना मैग्नेटिक थे, वो ऐसी थी कि उसको कमांड दे दो, ये फाइल सेव कर दो, उसके बाद चाय पीने के चले जाओ, और जब आप चाय पी के वापस आएंगे देन उसमें तब शायद आपका डेटा स्टोर हो जाए। दोज वर वेरी स्लो स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा जी, जैन, जैन आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये यूएसबी भी सारे ऑफलाइन ही स्टोरेज में कंसीडर हाँ कीजिए। बिल्कुल, देखो मैंने क्या कहा था, आपने मेरी वो शायद नहीं वर्ड नहीं सुने, मैंने कहा इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कोई मतलब किसी डिवाइस के ऊपर नहीं लिखा हुआ होता, या कोई मार्केट से नहीं हम जाके बेटा ले सकते कि हमें ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस दे दे। नो, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। which device is at the moment connected with the computer is called online, और जब हम उसको उतार लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऑफलाइन हो जाती है। तो ज्यादातर तो ये देखे ना, यूएसबी ड्राइव जो है वो ज्यादातर ऑफलाइन ही रहेगी, मतलब हम अपनी पॉकेट में या किसी प्लेस पे रख लेंगे। वहां तो बड़ी डिटेल से आपकी बुक में बताया, वो तो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के लिए, यानी उस डिवाइस को तो कंप्यूटर से अटैच करेंगे, डाटा कॉपी करेंगे, और साथ ही फिर बड़ी किसी महफूज जगह पे रख देंगे, यानी उसमें कोई बड़ा हम अपना सिक्योर डाटा जिसको चाहते हैं वायरस भी ना आए और बड़ा अहम डाटा है, तो इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जो डिवाइस यूजुअली कंप्यूटर के साथ हम अटैच नहीं रखते, बस डेटा कॉपी किया और कर उसको हम कह देंगे कि ये ऑफलाइन। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हुजैफा जी, लास्ट क्वेश्चन जी, हुजैफा क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसके बाद ऑफ करते हैं जी। हुजैफा सर ये क्लाउड क्लाउड ड्राइव, यस सर। क्लाउड ड्राइव, बस आपको मैं देखो, स्टोरेज ड्राइव, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव होती थी किसी दौर में, आजकल हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। तो बस आप समझ ले ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो आपको प्रोवाइड की जाए थ्रू इंटरनेट। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो आपको मिल जाए थ्रू इंटरनेट। मैं कहता हूं मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है 500 GB, लेकिन मुझे 10 GB गूगल ने भी मुझे ड्राइव दी हुई है, वो मैं गूगल ड्राइव में भी कुछ डेटा स्टोर कर लेता हूं। वो जो ड्राइव है, लेकिन वो तभी अवेलेबल होती है जब मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ऐसी ड्राइव को हम कह देंगे क्लाउड ड्राइव। ठीक है, ओके जी, यस सर। चलो जी, ठीक है, यस सर। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है। सॉफ्टवेयर का टॉपिक कल शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, स्टार्ट ले लिया, इंशाल्लाह आप डिटेल सॉफ्टवेयर की टाइप्स कल पढ़ेंगे, और उन्हीं में ही फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।